अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे धरासू नालूपानी के पास में 20 घंटे से बंद है। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिर रहे हैं, तो वहीं हाईवे हेलग्यूगाड़ थिराक के पास पिछले 3 दिन से बंद है, जिससे यात्री और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंद हाईवे को खोलने का काम जारी है, लेकिन पहाड़ी बार बार दरक रही है, जिससे मुसीबत बढ़ गई है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भी आप देखिए। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहाड़ी से लैंडस्लाइड और हाईवे फिर से बंद। कई ऐसे हाईवे हैं जो इस समय पहाड़ उत्तराखंड में बंद हैं। मौसम से तेज बारिश और तेज चटक धूप के साथ पहाड़ दरक रहे हैं, टूट कर भरभरा कर नीचे आ रहे हैं। अब उसी कड़ी में देखिए ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उधर रविवार को देहरादून में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य को लेकर हुई इस मीटिंग में सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हैं। बैठक में सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का अपडेट लिया है। साथ ही जिलों में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम को लेकर भी बातचीत की गई। उधर आपदा ने इस बार सबसे गहरे जख्म उत्तरकाशी जिले को दिए हैं। 93 लोगों की अब तक मौत हुई है। चारधाम यात्रा पूरी तरह से पटरी से उतरी। बीते 1 महीने से हाईवे बंद होने से गंगोत्री यमुनोत्री धाम में एक भी यात्री नहीं पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा हजारों लोगों की आजीविका का साधन है। आपदा में जन धन की हानि तो हुई ही, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा को भी चौपट कर दिया। हालात ये है कि 5 अगस्त के बाद से गंगोत्री धाम एक भी यात्री नहीं पहुंचा, तो यमुनोत्री धाम यात्रा भी 18 अगस्त से बंद पड़ी है। चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। वो भी तब जब 22 अक्टूबर को दोनों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। हालत ये है कि धराली आपदा के बाद 5 अगस्त से गंगोत्री हाईवे बहाल नहीं हो पाया, तो 18 अगस्त से यमुनोत्री हाईवे भी बंद पड़ा है। सड़कें खुल भी गईं तो यात्रा अपनी रफ्तार से पटरी पर लौट पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। अभी यात्रा की जो स्थिति है बहुत खराब है। 2013 में जो आपदा आई थी उससे भी ज़्यादा विकट स्थिति आज की है, और तब से एक भी यात्री गंगोत्री धाम में नहीं पहुंचा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का मार्ग, गंगोत्री का मार्ग जहाँ तक बात है, हमने 10 दिन पहले पूरी तरह से मार्ग खोल दिया था और रोड बीआरओ के पास है। बीआरओ द्वारा उसमें काफ़ी परिश्रम किया गया, काफ़ी प्रयास किया गया। रास्ता खुला हुआ है वर्तमान में, लेकिन रास्ता जो खुला हुआ उसमें अभी कई पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे खतरा ज़्यादा है, इसलिए यात्रा को अभी पूरी तरह से नहीं खोला गया है। गंगोत्री हाईवे कई जगह भी खतरनाक बना हुआ है, तो यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी में 200 मीटर लंबाई में पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। यहाँ पर पहाड़ काटकर नए सिरे से सड़क बनाने का काम जारी था, लेकिन इस बीच जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर पहले दुर्बिल में भारी लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे बंद हो गया, जिसे अभी भी बहाल नहीं किया जा सका है। भाई को चालू रख, चलते रहो। हालांकि एनएच विभाग ने 11 सितंबर तक रोड बहाल करने का दावा किया है। उस बारिश के कारण उससे करीब 8 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी, वहाँ पे 200 मीटर का जो रोड का पोर्शन था पूरा ही जो है नदी में चला गया, वॉश आउट हो गया। इस कारण से जो है वहाँ पर पूरा रोड को हमें एक लगभग अलाइनमेंट उसका हिल साइड करते हुए पूरी चौड़ाई में कटिंग करनी पड़ रही है, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे यात्रा के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों गांवों की रोड कनेक्टिविटी के लिए लाइफलाइन का भी काम करती है। दोनों हाईवे के बंद पड़े होने से सैकड़ों गांव भी अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसे में सबकी निगाहें मौसम पर टिकी हैं, ताकि बारिश थमे, सड़कें बहाल हों और एक बार फिर
जनजीवन पटरी पर लौट सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधर उत्तरकाशी में सोमवार को केंद्र सरकार के द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए गठित टीम पहुंची और टीम ने धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई है। डीएम ने आपदा के दौरान परिसंपत्तियों को हुए नुकसान और जनहानि से संबंधित आंकड़ों की जानकारी दी। टीम ने धराली आपदा में प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और प्रभावित लोगों के साथ बातचीत करके स्थिति को जाना। डिटेल्स, कितना मकान का नुकसान हुआ, कितना जानवर का नुकसान हुआ, कितना पेड़ का नुकसान हुआ, सभी डिटेल्स हम लेकर जाएंगे। हम ले जाकर हम एक संयुक्त रिपोर्ट बनाकर हम मिनिस्ट्री में सबमिट करेंगे। उसके बाद जल्दी काम हो जाएगा। उधर नदियों पर वैसे तो सामान्य तौर पर किसी भी राज्य में सिंचाई विभाग का अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सिंचाई विभाग के ऊपर वन विभाग हावी हो चुका है। ऐसे में सिंचाई विभाग के लिए नदियों में बाढ़ सुरक्षा के काम को करने की मुश्किलें अब हो चली है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर तराई भाबर तक बहने वाली नदियां हर साल बड़ी तबाही मचाती हैं और अपने साथ बेशकीमती उपजाऊ जमीन भी बहा कर ले जाती हैं। इन नदियों की प्रकृति को ध्यान रखना सिंचाई विभाग के जिम्मा है, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ ही नई खनन नीति ने सिंचाई विभाग के हाथ बांध कर रख दिए हैं, जिसकी वजह से सिंचाई विभाग नदियों से सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बना पा रहा और नदियां लोगों की बेशकीमती जमीनें बहा रही है। लोग अब विभागों से सामंजस्य बनाकर समाधान करने की मांग कर रहे हैं। हम कई समय से तटबंधों की मांग कर रहे हैं और तटबंधों की मांग सरकार तटबंध बना भी रही है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से तटबंध नहीं बन पा रहे। हमारा निवेदन सरकार से यह है कि टेक्नीशियन IIT रुड़की से इसकी सर्वे की जाए और उसके तहत ये तटबंध बनाया जाए। सरकार को इस विषय पर जब यह बाढ़ आती है, बाढ़ आने से पूर्व में 2-3 महीना पहले प्लान बना करके वहाँ पर तटबंध बनाए जाए और वो भी समय सीमा के अंतर्गत बनाए जाए, ताकि वो दोबारा से हर साल की भांति नदी में न बहे और सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। हालांकि बिंदुखत्ता की बाढ़ सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने करीब 10 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है और ये काम आने वाले दिनों में शुरू भी हो जाएगा। लेकिन नदियों में इस तरह के काम करने के लिए सिंचाई एक तकनीकी एजेंसी है, जिसके इंजीनियर्स की एक्सपर्टीज नदियों और वाटर बॉडीज में काम करने की है। लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2 ऐसे एक्ट हैं जिसने सिंचाई विभाग के लिए काम करना मुश्किल कर दिया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि विभागों के बीच सामंजस्य बनाकर काम कराया जाएगा। देखिए, जो मैंडेट है सिंचाई विभाग का, बाढ़ का नियंत्रण भी है और नदियां हमारी जो भावर में आ रही हैं ये वन क्षेत्र से भी गुजरती हैं, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इत्यादि भी हैं। तो ऐसे में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के आने से जो प्रभावी नियंत्रण है वो वन विभाग का हो जाता है। तो वहाँ जो भी योजनाएं इत्यादि बनानी होती हैं उसमें बहुत सारे पछड़े होते हैं, जैसे कानूनी रूप से या नियम के रूप से हमें बहुत सारी परमिशन इत्यादि लेनी पड़ती है। तो इस संबंध में जो कैनाल एक्ट है उसको प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विभागों के सामंजस्य का प्रश्न है। ऐसी कोई विषय संज्ञान में आता है तत्काल उनके भी समन्वय बना करके उसको ठीक कराया जाता है। भविष्य में अगर इस तरीके की कोई बात आएगी तो जिम्मेदारियां लोगों की फिक्स की जाएगी। जहाँ राज्य का विषय है, जहाँ लोगों का विषय है, जहाँ पे हमारी जनता का विषय है, वहाँ पे इस तरीके की चीजें नहीं चलने दी जाएंगी कि ये आपका है, हमारा, ये नहीं चलने दिया जाएगा। दरअसल पहले से सिंचाई विभाग के काम करने के लिए कैनाल एक्ट बना हुआ है, लेकिन इस एक्ट के बाद आए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने कैनाल एक्ट के प्रभावों को खत्म कर दिया है। इससे हालात में अगर नदी में पानी आता है सिंचाई विभाग जिम्मेदार होता है, लेकिन जब नदी सूखी होती है या फिर खनन को लेकर कोई फैसला लेना होता है तो यह वन विभाग और वन निगम के अधीन हो जाता है। ऐसे में एक ही नदी में 3 विभागों का अधिकार क्षेत्र होगा, दिक्कतें पैदा करने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रदेश के कई हफ्तों से यहां पर मध्य से
भारी बारिश के बाद उत्तराखंड समेत पूरे हिमालय राज्यों को राहत मिल सकती है। तो अब कई हफ्तों के बाद ये एक राहत की खबर आप कह सकते हैं प्रदेशवासियों के लिए। मौसम वैज्ञानिकों ने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें दिख रहा है कि उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं का एक पैटर्न बनता दिख रहा है, जिसके आधार पर अंदाज़ा लगाया गया है कि आज धूप खिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि मौसम अगर खुश्क रहता है तो पहाड़ों को लैंडस्लाइड समेत दूसरी दिक्कतों से निजात मिलेगी। उधर काशीपुर के शिरोमणि गुरुद्वारे में नगर कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गुरुद्वारे को नमन किया और सीएम धामी यहां पर देखिए मोदी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में करते हुए काम की वजह से उनकी सराहना भी होती है। चमोली में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे का निर्माण होने वाला है। रोपवे बनने के बाद हेमकुंड की कठिन यात्रा आसान हो जाएगी। बुजुर्ग श्रद्धालुओं को रोपवे से यात्रा से सहूलियत होगी। उस परमात्मा का बंदगी कर जेड़ा भवसागर संसार जो पार हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड में भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं और इस रोपवे के निर्माण के होने के बाद हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो यात्रा एक कठिन यात्रा होगी। आप सबको पता है हेमकुंड साहिब जाना कठिन यात्रा है, बिना संकल्प के वहाँ जाना आसान नहीं है। और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए तो और भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। अब आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हेमकुंड जाने वाले रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, उसके होने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की यात्रा होती थी, कठिन यात्रा होती थी, वो यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, मात्र 45 मिनट में। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा 1947 के विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभीषिका स्मृति निर्मल का स्थल का निर्माण भी कराया जा रहा है। उधर कांग्रेस इन दिनों नए जिलाध्यक्ष को चुन रही है और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी कैडर बेस्ड पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या लीडर बेस्ड कांग्रेस में ये कोशिश कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में इन दिनों जिला अध्यक्षों का सिलेक्शन चल रहा है। 25 सितंबर तक नए जिला अध्यक्ष घोषित होने की उम्मीद है। कांग्रेस जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को खोजकर जिला अध्यक्ष बनाना चाहती है। मतलब जिस तरह बीजेपी कैडर पर काम करती है उसी तरह, लेकिन जिस कांग्रेस में हमेशा लीडर बेस्ड यानी नेता के नाम पर राजनीति होती हो, वहां ये काम आसान नहीं। ऐसे में बाहर से आए ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पर जिला अध्यक्ष चुन भी लिए गए, पर क्या वो उसी तरह पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष कहने पर काम कर पाएंगे जैसा सिस्टम बीजेपी में फॉलो होता है? क्योंकि मैं स्वयं जब बना था, मैं तब से कैडर पे काम कर रहा हूँ और मेरे लिए जो सर्वाधिक नाराजगी का कारण बन रहा है पार्टी में, वो यही है कि मैंने कैडर पे काम किया। मैंने जो अपकमिंग लीडर्स थे, एनएसयूआई, यूथ, महिला कांग्रेस से जो आए हुए हमारे लोग थे, जो हार्डकोर कांग्रेस थी, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जो नवसंकल्प में हमारे को निर्देश थे उसका पालन किया। मैंने ये नहीं देखा कि कौन मेरा है कौन पराया है। कांग्रेस में कार्यकर्ता नेताओं के नाम पर बटे होते हैं। ऐसे में सब नेताओं के समर्थकों को पार्टी पहले की बात समझाना आसान नहीं। वहीं नेताओं के गुटों में बटी कांग्रेस में अगर प्रदेश अध्यक्ष को अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष या कहें टीम नहीं मिली तो फिर क्या होगा? कहीं कैडर वाली बात कांग्रेस के लिए नई मुश्किल न बन जाए। लोग नीचे से कार्यकर्ता जिनको चाहता है, कार्यकर्ता जिनकी लिए बात कर रहा है, वो लोगों को चांस पहले मिले। क्योंकि बहुत सारे जगह पुराने समय में ऐसे होता था कि कार्यकर्ताओं की बात अलग होती थी और जो नेताओं की बात अलग होती थी। तो ये जो ऑब्जर्वर सिस्टम बना है, वो पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं की आवाज को इकट्ठा करके एआईसीसी को सामने रखेगा और एआईसीसी प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर फिर डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष का फैसला करेंगे।
राहुल गांधी के प्लान के मुताबिक कांग्रेस को लीडर के बजाय कैडर बेस पार्टी बनाने की तैयारी है। मतलब जहां पार्टी की वजह से नेता हैं, नेता की वजह से पार्टी नहीं। और इसका पहला प्रयोग जिला अध्यक्ष चुनने में हो रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाले कंडी मार्ग के अहम हिस्से लालडांग चिलरखाल मार्ग का मुद्दा अब एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक और जहां पर हजारों की संख्या में लोग लालडांग चिलरखाल मार्ग को बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार की नाकामी बता रही है, तो वहीं कोटद्वार के मेयर कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने रोक लगा दी और मार्ग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। सुनिए दोनों के बयान। और मोटर मार्ग बनाने के लिए 706 करोड़ रुपए की 706 लाख रुपए की स्वीकृति भी हो गई थी, जिसपे निर्माण कार्य प्रारंभ होने के लिए आदेश हो गए थे, टेंडर हो गए थे, वर्क ऑर्डर हो गया था। लेकिन न जाने किन कारणों से, न जाने किन स्वार्थों की वजह से कुछ लोगों ने या इस पार्टी विशेष ने इसको रोकने का प्रयास किया। इस रोड का निर्माण कार्य में अगर बाधा बनी है तो सबसे पहले कांग्रेस बनी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के ही बीज बोए हुए हैं। जो 2010 और 11 में मैंने इसको प्रारंभ कर दिया था, इसमें कोई मैं एक नेता के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, इसके प्रमाण हैं। उधर देहरादून के झाझरा में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब एक अस्पताल में भर्ती सिख मरीज के इलाज के दौरान अस्पताल के स्टाफ के द्वारा उसकी दाढ़ी के कुछ बाल काट दिए गए, जिसकी वजह से सिख समुदाय नाराज हो गया। परिजन मौके पर पहुंचे, सिख संगत के लोग भी अस्पताल में हंगामा करते हुए नजर आए। डॉक्टर्स पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस भी मामले को शांत करवाती है। समाज के व्यक्ति का बिना रिश्तेदारों और बात किए हुए, बिना उनकी परमिशन के उनके केसों के साथ जो है वो छेड़छाड़ की गई और उनके केसों को कत्ल किया गया, जो कि सिख समाज के अंदर एक अपूर्ण क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हम भी चाहते थे कि अमिकेबली और सिख समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका कोई निष्कर्ष निकाला जाए, जिसके अंदर डॉक्टर के द्वारा अपनी गलती को बिना किसी टाल मटोल के मान लिया गया और उनके द्वारा एकमत होकर के, पूरे मैनेजमेंट के द्वारा एकमत होकर के पब्लिकली डॉक्टर साहब के द्वारा जो है वो माफ़ी मांगी गई। कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक मैटर था, परंतु जो सिख समुदाय है और पेशेंट है फैमिली का और जो डॉक्टर हैं उनके बीच में आपस में जो बात हुई है अभी पुलिस की उपस्थिति में, वो बहुत ही स्वागत योग्य थी। सिख समुदाय ने बड़ा अच्छा नज़रिया पेश किया और अभी मामला शांत है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देहरादून में एसटीएफ ने 84 लाख की हेरोइन के साथ बरेली के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के जोगीवाला बैरियर पर चेकिंग के दौरान बरेली का ये नशा तस्कर, जिसका नाम आसिफ कुरैशी है, इसको पकड़ा गया है। इसके पास से 278 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि तस्कर बरेली से हेरोइन खरीदकर देहरादून में सप्लाई करता था, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस की अगली कार्रवाई बरेली नेटवर्क तक पहुंचने की है। दिल्ली से लैंसडाउन घूमने आई युवती के साथ लैंसडाउन के एक होटल में हुए रेप के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 2 हफ्ते बीत जाने के बावजूद देखिए मामले में आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पीड़िता ने उत्तराखंड पुलिस पर लापरवाही और बदतमीजी का आरोप लगाया।